नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में पर्दे के पीछे मोदी एंड कंपनी का खेल समझने की कोशिश करेंगे। अभिजीत दीप के, सौरभ दास, आशुतोष रांका, ये वो नौजवान थे जो जंतर मंतर वाले आंदोलन को लीड कर रहे थे। बाकी देश भर में बिना लीडर के अलग अलग शहरों में आंदोलन हुए, लेकिन शुरुआत जंतर मंतर से हुई थी। सीजेपी इस आंदोलन का फ्रेमवर्क बनाई थी, तो लीडर दीपके और दीपके के साथी ही थे। दीपके के साथियों के साथ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे। सब कुछ तय हो गया, प्रधान का इस्तीफा होगा, किसी पर कोई केस नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलेगा। मतलब ये गंदगी में बीजेपी कमल नहीं खिलाएगी। कुल मिला के ये था कि गंदगी नहीं फैलाएंगे। अच्छा, ये कमिटमेंट भी इसलिए हुआ था क्योंकि इन युवाओं को पता था कि गंदगी और बीजेपी ये चोली दामन का साथ है। गंदगी इनकी आत्मा है और शरीर है बीजेपी। उस शरीर के भीतर गंदगी आत्मा बसी हुई है। इन्होंने हाँ बोल दिया, लिखित में नहीं दिया, जिसका वादा किया था वो नहीं दिया। अब खेल क्या है? ये खेल बहुत स्लो मोशन में खेलते हैं, बहुत धीरे धीरे खेलते हैं। ये संघ की 100 साल पुरानी रणनीति है। मोदी तो अभी आए हैं, ये संघ की 100 साल पुरानी रणनीति है। धीमे धीमे चलो और ऐसे चोट करो कि पता ही न चले। दीपके को क्या जेल में डालने की तैयारी है? ये सवाल क्यों है? क्योंकि संघ, बीजेपी या कुल मिला के कहें मोदी एंड कंपनी, उसके संकेत शुभ नहीं है। यहां तक कि वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों पर भी एक्शन लेने और एक्शन करने की बात कर रही है कि एक्शन लिया जाए। अपने कैबिनेट के मंत्री क्यों? क्योंकि दीपके के साथ नहीं देख सकते। सीजेपी का प्रोटेस्ट देश विरोधी था। ये मात्र संस्था जिस पर गर्व होता है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं मोदी को, वो मात्र संस्था कहती है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट देश विरोधी था। वो मात्र संस्था कहती है जिसका मुखिया कहता है कि ये नई जनरेशन है, ये सवाल करती है, इनके सवालों का जवाब दो। मुखिया कहता है जवाब दो, और वहीं पे जो नीचे के चेले हैं वो कहते हैं देश विरोधी था। ये दोगलापन आपको कहीं इतने आदर्श स्थिति में नहीं मिल सकता है जो संघ में मिल जाएगा, जो भाजपा मिलेगा। इतने आदर्श आइडियल कंडीशन में नहीं मिल सकता आपको। वो थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ मिल जाएगा, यहाँ आइडियल दोगलेपन का आइडियल कंडीशन मिलता है। ये क्यों, किस लिए, यही समझने की जरूरत है। भाव को ले आइए, हम आपको खबरें दिखाएंगे, आप भी सोचेंगे वाकई आदर्श स्थिति में दोगलापन है। स्वागत है भाव। जरा पहले आपको मैं करीब 10-12 दिन पुरानी हेडलाइंस दिखा देता हूं। भैया हेडलाइन लाओ, दोनों हेडलाइन देखिएगा। भास्कर की हेडलाइन देखिए, भागवत बोले नई पीढ़ी को आदेश न दें, बातचीत करें। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी को आदेश न दें, बातचीत करें। हम मनमानी करेंगे और शक्ति से यानी ताकत से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब सीजेपी का आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लाखों की संख्या में युवा इस आंदोलन का हिस्सा बन गए, मोदी के खिलाफ नारे लगने लगे, तब भागवत का स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट किसके लिए था? नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथियों के लिए कि बातचीत करो, ताकत से नहीं। अगली हेडलाइन लाइए। नई पीढ़ी सवाल पूछती है, सीजेपी के प्रदर्शन के बीच मोहन भागवत बोले संवाद करना जरूरी। अब देखिए आप, सीजेपी प्रदर्शन में जनसत्ता लगा है। अब चलिए जरा ताजा पर आते हैं, ताजा लाइए। भागवत उस संस्था के प्रमुख हैं जिस संस्था का एक मामूली कारिंदा अतुल्यमय जंतर मंतर प्रदर्शन को आरएसएस ने बताया राष्ट्र विरोधी,
अतुल लिमये बोले इसकी केस स्टडी हो। आगे चलो, आगे चलो। ये राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया। सीजेपी का प्रोटेस्ट देश विरोधी था। आरएसएस नेता ने आंदोलन को बताया संविधान के खिलाफ। अब संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ अगर कुछ हुआ है तो जेल जाना चाहिए, जाना चाहिए। भेजो, क्यों नड्डा वहां पे बैठे थे लड्डू लेके। चलिए आगे चलिए, खबर के भीतर आइए, फिर सुनवा दें। मराठी में है बाइट, लेकिन भाव है तो मराठी हिंदी हो जाएगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अतुल लिमये ने चौंकाने वाला बयान दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित एबीवीपी के कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए अतुल लिमये ने जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बता दिया। एबीवीपी ये वही छात्र संगठन है जो कहता है कि हम छात्रों के हित के लिए लड़ेंगे, और 22 बच्चे दुनिया से चले गए। ये ऐसे गायब थे जैसे गर्मी में भाप बन के उड़ गए हों, ऐसे गायब थे सब। कहीं दिखे आपको एबीवीपी? इनको रोड पर अभी कर दीजिए एनएसयूआई या कांग्रेस से उपद्रव करते हुए, डीयू में उपद्रव करते हुए, गालीबाजी करते हुए, तो सबसे आगे निकले दिखेंगे भगवा टांगे हुए। ये एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अतुल लिमये ने कहा कि स्टूडेंट कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने इस आंदोलन को संविधान के खिलाफ और देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि राइट विंग के छात्रों और कार्यकर्ताओं को इस प्रोटेस्ट के तरीकों, समर्थन तंत्र और वैचारिक आधार का गहन अध्ययन करना चाहिए। अब ये भी गजब है भाऊ कि देश विरोधियों पर कार्रवाई के बजाय अध्ययन करते हैं। वाह रे संगी, कि मतलब हम क्या नहीं कर पाए देश विरोध में जो सीखना है इनको। कार्रवाई नहीं, अध्ययन करेंगे सब। लिमये ने कहा कि पेपर लीक को लेकर छात्रों की शुरुआती नाराजगी स्वाभाविक थी, लेकिन बाद में इस आंदोलन ने एक अलग ही राजनीतिक दिशा ले ली। लिमये ने कहा कि इस विरोध के जरिए वामपंथी संगठनों की अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की रणनीति को परखा गया है। लिमये ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले ही अराजकतावादी प्रवृत्तियों के प्रति सावधान रहने की बात की थी। बताओ आप, बीच में बाबा साहेब को भी घुसाया इसने। बाबा साहेब ने तुम लोगों से सावधान रहने कहा था, उसी चक्कर में तो धर्म छोड़ दिए वो। उन्होंने कहा था कि आज ऐसे तत्वों को पहचानने और उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये तुम्हारे लिए कहा था लिमये। चलो आगे। 20 जून के बाद ऐसा क्या हुआ जो आंदोलन बदल गया? अपने संबोधन में लिमये ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर इसलिए पन्ना लाए सीधा निशाना साधा है और कहा जब वह भारत लौटे तो शुरुआत में आंदोलन को सीमित समर्थन मिला था। 20 जून के बाद इस आंदोलन में अचानक तेजी आई। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 20 जून के बाद ऐसा क्या हुआ जो आंदोलन का स्वरूप बदल गया। 20 जून को थप्पड़ मार के गाली देके तुम लोग उठा ले गए थे वांगचुक को। अरे क्या स्टडी करोगे, वही जेनजी वाले भाषा में क्या पढ़ेगा तू। कई संगठनों ने इसे समर्थन देना शुरू कर दिया। लिमये ने आरोप लगाया कि सीजेपी का समर्थन करने वाले अधिकांश संगठन वामपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि इन संगठनों का संबंध उन समूहों से है जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े जैसे नारे लगाते रहे। अच्छा, इस झूठई पराकाष्ठा अगर इन पे कार्रवाई हो तो पाताल में इनको ले जाना पड़ेगा। हर टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर बैठ के प्रवक्ता कहते हैं वहां पे नारे लग रहे थे, और सब लोग कहते हैं भाई एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो। ये वीडियो नहीं दिखाते हैं। पूरे देश की पुलिस इनकी, इंटेलिजेंस इनकी, फेस रिकग्निशन कैमरे इनके, सब इनके, लेकिन क्लिप इनके पास नहीं है। इनके जो है खानदान में, पूरे खानदान में इनके भाजपा वाले, कहीं क्लिप नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। जरा लिमये को सुनाइए तब भाऊ के पास चले। आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका।
हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे. या अर्थाने बघा, अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे. या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे. भाऊ, संविधान फूंकने वाले संविधान विरोधी बता रहे हैं, देश में नफरत फैलाने वाले देश विरोधी बता रहे हैं. ये जो इन्होंने मराठी में कहा, उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए युवा शक्तियों की सख्त जरूरत है. लेकिन कौन सी युवा शक्ति? हमारे युवकों के भाषा कैसे होनी चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनके वोटों पे गीत कौन से होने चाहिए, इस पे ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि बच्चों की नाराजगी मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये आंदोलन देश विरोधी था, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी था. वामपंथी दलों ने इसका पूरा उपयोग लिया और इसको एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में बता दिया. इस भाषण में आगे जो है, इन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर का जिक्र किया और बाबा साहेब आंबेडकर की जो थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने जो अपने भाषण में ग्रामर ऑफ एनार्की का जिक्र किया था. तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सह सर कार्यवाहक है ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के अतुल्यमय. ये अतुल्यमय वही है आशीष जी, यदि आपको याद होगा कि अभिजीत दीपके ने जब शुरुआत की थी तो इन्होंने कहा था कि ये विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति है और इसको गलत तरीके से देखना नहीं चाहिए. ठीक है, अभी लगता है दिल्ली से डंडा गया है अच्छा खासा, या लपड़ पड़े होंगे कि ये पकना बंद करो और सीधा सरकार का समर्थन करो, तो इन्होंने अपनी भाषा बदली. अब इन्होंने जो कहा ग्रामर ऑफ एनार्की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का जिक्र किया, क्योंकि ये जो संबोधन है इनका एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, ये संभाजीनगर में है, मराठवाड़ा में, जिसे पुराना औरंगाबाद कहते हैं, जो दीपके का घर है. वहां आंबेडकराइट की भयानक तादाद है. वो आंबेडकर को मानने वाले या आंबेडकर के साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, वो आंबेडकराइट का बेल्ट बना जाता है. आपको याद होगा मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का जो नाम है, उसको बाबा साहेब आंबेडकर करने के लिए महाराष्ट्र में भयावह आंदोलन चला, कुछ लोग मारे भी गए और अल्टीमेटली शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो उन्हें ये नाम देना पड़ा. ये उसकी ताकत है. तो वो बहुत शाणे है, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब ये लोगों को मालूम है किस जगह कौन सा उपयोग, किसका नाम उपयोग करना. ये कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ जब हाथ मिलाते हैं तब आतंकियों को भी अच्छा कहते हैं. ठीक है, ये छोड़ दीजिए इनकी बात. तो जो ग्रामर ऑफ एनर्जी है, उन्होंने क्या कहा, लेकिन जैसा कि हमेशा संघ अर्ध सत्य बताता है और उसी को किसी के मुंह में कोट करता है. बाबा साहब आंबेडकर ने क्या कहा था, नवंबर 25, 1949 का ये भाषण है, संविधान सभा में आखिरी भाषण था आंबेडकर जी का. उसमें उन्होंने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह मस्ट बी अबेंडन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. मस्ट बी अबेंडन फॉर व्हाट? फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, नाउ दैट इंडिया वाज फ्री एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये जो महात्मा गांधी ने जो दो हथियार यूज किए थे और कुछ हद तक सत्याग्रह भी, अब इससे निजात पा लेनी चाहिए. क्योंकि हमारे पास अब संविधान ने कई रास्ते दिए हैं जिस रास्तों से हम अपनी मांग सकते हैं, क्योंकि अब भारत फ्री है और हमारे यहाँ लोकतंत्र है. ऐसे में हमारी बात हम सीधा सरकार से कहते हैं. आगे उस भाषण में उन्होंने जो कहा, मैं बिंदुवार लेता हूं, तब ये लिमय का फ्रॉड और ये इसका जो बाबा साहब आंबेडकर को बदनाम करने की जो स्टोरी, इसे माफी मांगनी चाहिए आंबेडकर जी के सब तमाम फॉलोअर्स से कि इसने आंबेडकर को झूठ कोट किया है, गलत कोट किया है. आंबेडकर जी ने उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या, उनके मायने क्या है. आगे वो एलैबोरेट करते हैं कि ड्रॉप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स लाइक नॉन कोऑपरेशन और सिविल ओबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस जो है, ये सभी को, आर्मी से लेके सबको कहो कि भाई आप सरकार का आदेश नहीं माने, ये सिविल डिसोबीडियंस है. पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, सरकारी एजेंसी, सरकारी कर्मचारी, इनको आप कहो कि आप सरकार का आदेश मत माने,
सरकार बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। और दूसरा जो है वो है नॉन कोऑपरेशन, कि हम अब सरकार से कोऑपरेट नहीं करेंगे, टैक्सेस नहीं देंगे, ये चीजें अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये अंग्रेज नहीं है, ये हमारा देश है। आगे वो कहते हैं क्यों ये दोनों चीजें क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीगल एंड पीसफुल चैनल्स फॉर चेंज ऑफ लॉज नाउ एग्जिस्ट। क्योंकि अब हमारे यहाँ संविधान लागू है, तो इसके बदलाव जो चाहता है जनता, जो बदलाव चाहती है, उसके लिए लीगल और पीसफुल चैनल हमारे पास है। अब मैं इसी पॉइंट पे आता हूं, क्या हमारे पास लीगल बचा है? बाबा साहेब आम्बेडकर ने कभी सोचा था कि 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित किया जाएगा? क्या बाबा साहब ने कभी सोचा था कि बड़े बड़े घपलों के लिए सरकार टाइम नहीं देगी? क्या बाबा साहब ने कभी सोचा था कि शिवसेना कौन सी ओरिजिनल है, ये देखने के लिए आज 4 साल का स्ट्रगल चल रहा है? क्या बाबा साहब ने कभी सोचा था? पीसफुल लीगल, पीसफुल क्या था? अनशन पीसफुल था? क्या अनशन हुआ था 21 दिन 23 दिन तक अनशन चलता रहा? क्या अनशन चलते समय भी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा कि इसका अनशन तोड़ो नहीं तो ये बापड़ा मर जाएगा? लेकिन क्या सरकार की तरफ से बातचीत की कोई अनुशंसा हुई थी? यही फेल हो जाते हैं अतुल निमाई। अतुल निमाई इसकी बात नहीं करते कि पीसफुल एग्जीक्यूशन किया था, 23 दिन तक वो अनशन पे बैठा था, वो रोज उसकी हेल्थ कम होती, पूरा देश उनको कहता था सोनम वांगचुक को क्या आप अनशन तोड़ो। बच्चियां किसी भी विचारधारा की, क्या वामपंथी विचारधारा रखना इस देश में पाप है? तो बैन कर दीजिए वामपंथी धारा, वामपंथी दलों। वामपंथी दलों से इतनी दुश्मनी आपकी कि वामपंथी दल दिखने से वो देशद्रोही हो जाते हैं। किस अधिकार दिया अतुल निमाई को? होगा वो कार्यवाहक संघ का, जिस संघ का पंजीकरण नहीं उसका काय का कार्यवाहक? अरे सब फर्जी है, फर्जी है। सर की बात करता है कि टुकड़े कर दिए, हजार एक टुकड़ा बता दीजिए, एक नारा बता दीजिए क्या हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन बता दीजिए। आज वो आरोप लगा कि आज 4 साल 5 साल हो गए, कोई कोर्ट में ये नहीं किया। तो पीसफुल एग्जिस्टेंस कहां था? अंबेडकर जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल से आपके पास अलग रास्ते हैं, सारे रास्ते मोदी जी के तानाशाही ने बंद कर दिए। उसके बाद वो कहते हैं नॉन हीरो वर्शिप, ब्लाइंड डिवोशन और भक्ति इन पॉलिटिक्स लीड टू डायरेक्टोरल पाथ ऑफ डिक्टेटरशिप एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। नरेंद्र वो आगे कहते हैं वो आगे कहते कि अंधभक्त, और जब भगवान मानने लगते हो नेता को तो वो डिक्टेटर बन जाता है, तानाशाह बन जाता है, जिसमें आपकी आजादी समाप्त हो जाती है। ये उसी भाषण में है। लिमाय पूरा भाषण पढ़ने नहीं आते का, और लिमाय जी बोलना मैंने बंद कर दिया क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर को गलत कोट किया इस आदमी ने। इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। यदि बाबा साहेब आम्बेडकर भारत रत्न है तो उनके खिलाफ, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, इस नारायक के खिलाफ, अतुल निमाई के खिलाफ। कैसा बोल दिया उसने? बाबा साहब को आधा कोट किया। बाबा साहब ने आगे जो किया हीरोवर्सिज्म, बोलिए ना। आपके संघ चालक से लेके सब नरेंद्र मोदी के चरणों में पड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक उसकी आरती उतारते हैं। क्या हीरोवर्सिज्म नहीं है? जो अपने आप को भगवान माने, आजन्मा माने, नॉन बायोलॉजिकल माने, क्या वो अपने आप को भगवान मानना नहीं शुरू करता? क्या बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये जो बोला इसके बारे में कभी वक्तव्य में आपने कुछ दिया है? बदनाम करते बाबा साहब। आगे बाबा साहब ने क्या कहा? सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सिर्फ डेमोक्रेसी लोकतंत्र बोलने से नहीं होता, सोशल और पॉलिटिकल दोनों की बात की है बाबा साहब ने। उसी भाषण में क्या बोला है बाबा साहब ने? पॉलिटिकल इक्वलिटी, 1 वोट 1 वैल्यू मस्ट बी मैच्ड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी और द सिस्टम विल फेस सीवियर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। यही है बाबा साहब ने जो कहा था। एक वोट एक व्यक्ति, एक वोट की एक कीमत, एक व्यक्ति की कीमत, ये ठीक है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक ये पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाएगा और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। जिस देश में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित रखते हैं, जिस देश की टोटल अर्थव्यवस्था में मात्र 1% लोग 60% के वैल्यू पे बैठे हुए हैं, क्या आर्थिक विषमता नहीं है? क्या सामाजिक विषमता नहीं है? अतुल निमाई ब्राह्मण है, अतुल निमाई ब्राह्मण है, इसलिए सहज बैठा है। मुझे एक दलित दिखाइए, एक दलित दिखाइए जो बड़ा बैठा है वहां पे, एक ओबीसी दिखाइए
जो संघ में बड़े ओहदे पे बैठा है, ब्राह्मणवाद चलाते हो, बाबा साहब आम्बेडकर को बदनाम करते हो, इन्हीं बाबा साहब आम्बेडकर के सब आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आप हवाला दे रहे हो अतुल्यमय, उसको उसको न मानने के लिए आपके पूर्वजों ने बोला था। ये वही संघ था जिसने मनुस्मृति लागू करने के लिए बोला था। तुम्हें अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं बाबा साहब आम्बेडकर को कोट करने का और संविधान को कोट करने का। अनार्की मचा के रखिए देश में। जब सोशल और इकोनॉमिकल इक्विटी नहीं है तो बाबा साहब ने खुद कहा था कि अनार्की होगी, और ये अनार्की हो रही है क्योंकि चंद लोगों के हाथ में सत्ता दी है आपने, चंद लोगों के हाथ में इकोनॉमिकल और सोशल है। बाबा साहब आम्बेडकर को गलत कोट करते अनार्की हैं। में भी क्या होता है, अनार्की अक्सर होता है जो शोषित की तरफ से, यहाँ पर शोषक ही अनार्की फैलाए हुए है। ये और संविधान की बात शर्म नहीं आती? कैसे करते हैं? कौन थे नानाजी देशमुख? हाँ। कौन थे जयप्रकाश जी के साथ जब जयप्रकाश जी ने डिसोबेडियंस का नारा दिया था? जयप्रकाश जी ने पुलिस और आर्मी को कहा था कि सरकार की मत सुनो, सरकारी कर्मचारियों को नहीं सुनो। उतरो। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ आपने बोला था ना, तब आम्बेडकर याद नहीं आए? नानाजी देशमुख तो थिंक टैंक थे आपके। जब नानाजी देशमुख होंगे तब ये चड्डी में घूम रहा होगा अतुल्यमय। तब आपने डिसोबीडियंस का नारा दिया, तब आपको आम्बेडकर याद नहीं आए? तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई तो आज आप इमरजेंसी के लिए रो रहे हो? यदि इमरजेंसी लगवाई गई है इंदिरा गांधी के समय में तो फिर उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की बात मानी है कि डिसोबेडियंस और सिविल नॉन कोऑपरेशन इसकी जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, बाबा साहब ने कहा था। तो फिर इंदिरा गांधी जी कहाँ गलत है? या तो इंदिरा गांधी गलत नहीं है या फिर आप यहाँ गलत हो। दोनों ही चीजें सही नहीं हो सकती। अली मैं मूर्ख बनाओ देश को। आपको लगता है सारा बौद्धिक आप ही के पास आ गया? चंद मूर्खों के सामने बैठ के अपना मुंह खोल देते हो बाबा साहब आम्बेडकर को। मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ, आपकी विचारधारा आपके साथ हो। आप बोलिए, आप कोट करिए, आप गोलवलकर को कोट करिए, आप तमाम अपने पितृपुरुषों को कोट करिए, नानाजी देशमुख को कोट करिए, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो इस देश का जो एक हीरो है, पूरे समाज का जो हीरो है बाबा साहब आम्बेडकर, इसको मिसकॉट मत करिएगा, इनके बारे में भ्रम मत फैलाइएगा, बाबा साहब आम्बेडकर की हार मत लीजिएगा। बात करते हैं। खैर इतना सारा तो इनका पोथा खुल ही गया है। इनका सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अगर इस देश में सबसे बड़ा खतरा किसी को मानते थे तो प्रत्यक्ष है संविधान को फूकने वाले यही थे। अरे संघी को मानते थे। जिनको ये रोज आरती उतारते हैं जिस सरदार पटेल की लोह पुरुष, उन्होंने तो बैन ही कर दिया था इनको। बैन किया। ये सबसे बड़ा खतरा यही है। एनार्किस्ट सबसे बड़े एनार्किस्ट हैं। इनके वजह से लोग चले गए छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ दिए इनके वजह से। सामाजिक विषमता में सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण संघ है। भाई बनाओ किसी दलित को, अवधेश पासी बना दो समाजवादी पार्टी वाले संघ प्रमुख, तो उसपे तो FIR करवाओगे क्योंकि वो कैसे राम की मूर्ति छू दिया। आशीष जी, आपके परमिशन से मैं आह्वान करता हूं अतुल्यमय को, इसी भाषण पे बाबा साहब आम्बेडकर के ग्रामर ऑफ एनार्की पे जिसका आपने रिपोर्ट किया, आइए हमारे साथ, ये हम बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ये संघी भाजपाई युवन में आज तक कभी संघियों को शास्त्रार्थ करते देखा है? चंद्र अपने पामिरियन को साथ में लेके बैठते हो और उन्हीं के बीच में हीरो बनते हो, हम तो और देश को ज्ञान देते हो, अर्ध सत्य बकते हो। हम तो मोहन भागवत से लेके और राम माधव तक सबको इनवाइट करते हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए कि थोड़ा सा उनसे ज्ञान ले लेंगे, उनसे थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं इसलिए बुलाते हैं, हम स्टूडेंट हैं इसलिए। हम ये समझना चाहेंगे बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का भाषण मैं समझना चाहूंगी लिमई से। अतुल जी आइए मेरे यहाँ और पॉइंट बाय पॉइंट भाषण समझाइए और वर्तमान व्यवस्था जो है देश में इसके साथ टैली करके हमको ज्ञान दीजिए, हमको प्रकाश दीजिए। हम निर्बुद्ध है बेचारे, जितना बाबा साहब को समझ पाए वो आपके सामने बोला। यदि हम गलत है तो फांसी दे दीजिए, बोल दीजिए कि हमने फांसी दी, हम फांसी लगवा लेंगे खुद को। इतने ताकतवर है हम, डरते नहीं है मरने से। ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी नहीं। शास्त्रार्थ, सवाल जवाब, आमने सामने की टक्कर से भागते हैं। ये पीठ पर वार करने वालों की फौज है इस संघियों की। चलिए जरा आगे बढ़िए। अभी तो ये हिस्सा भी आपने देखा ना कि ये राष्ट्र विरोधी है, दीप के क्या किया क्या नहीं किया।
अभी जरा सुन लीजिए, ये पूरी कंपनी एक साथ चालू हुई है, पूरी कंपनी एक साथ। इसका मोटिव समझिए, ये जो है मोदी का परम संस्कारी नेता है, परम संस्कारी। मोदी बहुत संस्कार सिखाते हैं ना। अरे पहले अपने घर में संस्कार, ये वो मोदी वो अभिभावक है जो पूरे मोहल्ले कह रहा है कि बेटा तुम्हारे देखो नाक नाक बह रही है, पोछो नाक, अच्छी बात नहीं होती है। और घर में जो अपने बच्चे हैं वो उनका कुछ भी नहीं धुला हुआ है, वो सुबह से मतलब पूरा घर पे लपेट के घूम रहे हैं बदबू फैला करके। अरे पहले जाके उनका नाक पोछने से पहले पिछवाड़ा धुलवाओ, गंध फैला कर रखा है सबने। सुनो इसको भैया। बर्बाद बेलाग बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, सुन लीजिए, ये बिधूड़ी है, ये बता रहा है खानदान जिसका अपना नहीं, ये दुनिया किसी को कहता है, मतलब क्या क्या वो शब्द बताया जाए। वही कह रहा हूं ना, मोदी वो अभिभावक है जिसके घर में सुबह से बच्चे शौच करके घूम रहे हैं, बदबू फैला रहे हैं, धुलवा नहीं रहा है। दूसरे का बच्चों को जा रहा है कि तुम्हारी बेटा नाक बह रही है। मोदी वो वाला अभिभावक है, एकदम परफेक्ट। इसके घर में जाओगे तो सब पता चल रहा है, पैंट पकड़े हुए घूम रहे हैं, कोई धुला नहीं है। इसने फिर मोदी और अमित शाह को नाकारा बताया। आप इसकी बात समझिए। इन्होंने ये बता दिया कि ये पंचर लगाने वालों के सामने घुटने टेक दिए सरकार ने। मोदी ने पंचर लगवाने वालों के सामने घुटने टिकवा दिए और अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पंचर लगाने वालों से के कहने पे ले लिया। पंचर लगाने वाले कोई नीट वाले एग्जाम के तो नहीं होंगे बेचारे, तो पंचर लगाने थे। उनको पूछिए, पंचर लगाने वाला कम से कम अपने घर में 1000 रुपए रात को ले जाता है माँ बाप के लिए, इस देश को कंट्रीब्यूट करता है, 1000 रुपए वो अर्न करता है, जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करता है। इनके बच्चे क्या करते हैं? इनके बच्चे पायलट हैं। माफ कीजिएगा, ये पायलट ये शब्द यूज कर रहा हूं, इस देश के तमाम पायलट स्त्री पुरुषों को मैं माफी मांगते हुए ये शब्द यूज कर रहा हूं, पहले माफी मांग। हमारे मित्र थे अशोक भटनागर जी, उनको मैंने पूछा, किसी नेता के बच्चे की शादी थी, तो मैंने शादी में, हम रिसेप्शन में इन्वाइटेड थे, हम गए, हमने पूछा ये करता क्या है फिर शादी इतनी धूमधाम से? तो बोला पायलट है। तो मैं समझा नहीं, मैंने कौन सी एयरलाइन में है? तो बोला अरे तुम समझे नहीं हो, पायलट है मतलब बाप का पैसा उड़ाते हैं, पैसा उड़ाता है। हाँ, तो मुझे पहली बार समझ में आ गया कि जो बाप के पैसे को उड़ाते हैं वो पायलट है। तो वो पंचर लगाने वाला इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 1000 रुपए ले जाता है घर पे रात को माँ बाप के लिए। उस 1000 रुपए खर्चा होते हैं तो उसको जीएसटी मिलता है सरकार को 18%। आप देखो तो 180 रुपए वो टैक्स के देता है। इनके बच्चे क्या करते हैं? बाप ने नंबर 2 का पैसा कमाया है वो उड़ाते हैं। इनके बच्चे का क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई नहीं। इनके बच्चे कभी दिखा रहा हूं, अभी अगला जो खबर है अगली ना, उसी में इनके बच्चों का आ जाएगा। उसका बच्चा भी करोड़ों की गाड़ी लेकर के लोगों को उड़ाता है और वो ज्ञान बांट रहा है, अगला उसी पे आ रहे हैं हम। लाओ भैया, लाओ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सामने है। जिन लोगों का आप नाम लीजिए भाजपाइयों, तो एक बात है, इतनी वैरायटी है ना इनके खेमे में, आप जो नाम लो, व्यभिचारी लो, दुराचारी लो, रुपया लुटाने वाला लो, सब मिल जाते हैं तत्काल। फ्रिक्शन इन महायुति, बीजेपी वांट्स शिंदे टू एक्ट अगेंस्ट 2 सेना लीडर्स हु विजिटेड अभिजीत दीपके फैमिली। बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे के जो 2 मंत्री हैं जो अभिजीत दीपके के घर गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जरा खबर के भीतर चलिए तो क्लियर हो जाएगा। फटाफट। Signaling a friction within the ruling Mahayuti in Maharashtra, the BJP has sought action from Deputy Chief CM Eknath Shinde against the 2 Shiv Sena leaders who had met Cockroach Janata Party founder Abhijit Dipke and his parents in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Eknath Shinde should take strict action against such individuals.
एकनाथ शिंदे को ऐसे लोगों पर कड़े कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, सेड स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर चंद्रशेखर बावनकुले। ये चंद्रशेखर बावनकुले का स्टेटमेंट है। चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी अध्यक्ष भी महाराष्ट्र के थे और दिल्ली के इशारे पर वो जो भी करते हैं, दिल्ली के इशारे पर कैसे करते हैं आगे अभी आ जाएगा। और बेटे वाली बात भी यहीं पे आ जाएगी। पायलट इनका तो एक साथ 2 हवाई जहाज उड़ा सकता है इनका वाला बेटा। ये हाँ, the two leaders, Sanjay Sirsat and Bachchu Kudu, visited Deepke and his parents at his residence in Chhatrapati Sambhajinagar last week. Sirsat is the district guardian minister of Chhatrapati Sambhajinagar, while Kudu is an MLC. सिरसाट पालक मंत्री है और कुडू MLC है। आगे चलिए। बावनकुले said the इट देयर पार्टीज इंटरनल मैटर, यद्यपि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, एकनाथ शिंदे शुड डिसाइड हाउ हिज पार्टी लीडर्स आर टू बिहेव। सच कंडक्ट while वर्किंग विद इन द रूलिंग महायुति अलायंस इज नॉट एप्रोप्रिएट, बावनकुले सेड। ये गठबंधन के का हिस्सा रहते हुए अच्छा नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सिमिलरली अनदर बीजेपी लीडर प्रवीण दारेकर said the meeting of two Shiv Sena leaders with Deepke has sent out a wrong signal. While opposition parties' behavior is understandable, it sends a wrong message when Sanjay Sirsat and Bachchu Kudu visit Abhijit Deepke at his home. It is improper for leaders of a ruling coalition party to visit the leader of an agitation that attempted to tarnish the government's image, he said. जो सरकार की छवि बिगाड़ने वाला एजिटेशन था, उसके नेता के घर जाना ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ये उचित नहीं है। बच्चू कडू और गए थे सिरसाट, हटा दीजिए। भाऊ इन्हीं पे समापन करते हैं। ये क्या चल रहा है, खेल क्या है? दीपके पर, मुझे लगता है दीपके पर टारगेट है बड़ा। दीपके के टारगेट है। देखिए क्या हुआ, अभिजीत दीपके जब वहां पे आंदोलन चल रहा था उनका, तो ये जो सिरसाट है, जो संजय सिरसाट, ये मंत्री है शिवसेना का, संभाजीनगर का जिला पालक मंत्री भी है, ठीक है। और बीजेपी की और शिवसेना की भयानक लड़ाई है आपसी। कहां पे? उस संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर में, यानी पुराने औरंगाबाद में। वो दोनों की सुपरमसी के लिए लड़ाई। संजय सिरसाट थोड़ी हेवी पड़ते हैं सभी मामलों में। तो संजय सिरसाट ही अकेले नहीं है, इसी मराठवाड़ा से, इसी औरंगाबाद डिवीजन से, मतलब पुराने औरंगाबाद डिवीजन से एक अब्दुल सत्तार भी मंत्री है। हाँ। याद होगा जिन्होंने कहा था कि ये बीजेपी हमको खत्म कर देगी, जिसके बेटे को लोग ठिकाने लगा दिए, जिसके बेटे को निपटा दिए। तो ये कुल मिलाकर वहां शिवसेना और बीजेपी भयानक युद्ध चलता है। संजय सिरसाट की अपनी राजनीति है, उसे पता है कि अम्बेडकराइट्स बहुत ज्यादा फॉलोअर है। दीपक क्या फॉलोअर हो गए, दीपक बड़ा नाम हो गया है। ये उनके जाके घर पे मिला परिवार को, और परिवार को मिलके ये कहा कि आप चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा की चिंता हम करते हैं। मैं स्वयं सीएम को शब्द करूंगा कि अभिजीत दीपके को भी सुरक्षा मिले और आपको भी सुरक्षा मिले। ये उसने लाइन दी। इस लाइन के बाद तब तो बावनकुले कुछ नहीं बोले, तब तो आंदोलन चल ही रहा था, तब ये भी नरोवा कुंजरोवा में थे। दूसरी तरफ बच्चू कडू, दीपके जब वापस दिल्ली से जब पहुंचे संभाजीनगर, तो ये वो जाके मिला उससे, बच्चू कडू। और बच्चू कडू ने कहा कि दीपके ने ये कहा था कि वो किसानों के लिए भी लड़ाई करेंगे। तो मैं दीपके को ये बोलने गया था, क्योंकि दीपके मेरे रिलेशन में भी लगता है, मतलब उसने कहा, पता नहीं कैसे रिलेशन में लगता है, उसने कहा कि मैं दीपके को मिलने गया और मैंने कहा कि यदि सरकार के खिलाफ किसान की तू मदद करेगा तो हम तुम्हारे साथ। अब बच्चू कडू जो है, ये एक प्रहार करके पार्टी चलाता था अमरावती जिले में। इसके 2 विधायक हुआ करते थे। और आशीष जी मानेंगे नहीं, आपको पूरे विधानसभा में यदि कोई सुनने लायक व्यक्ति होता कि जो धारा प्रवाह बोलता और सरकार को लेफ्ट राइट जूते मारता, वो था बच्चू कडू।
लेकिन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो बच्चू कडू ने सरकार के साथ जाना सोचा, तो उद्धव ठाकरे ने अपना एक राज्य मंत्री कम करके, सैक्रिफाइस करके बच्चू कडू को राज्य मंत्री बनाया। लेकिन बच्चू कडू को कैबिनेट बनना था, तो बच्चू कडू एक फोन आ गया देवेंद्र फडणवीस से और गुवाहाटी भाग लिए। अब वो बोलते हैं बार बार कि मेरे को 50 ठोके नहीं मिली, इसका बड़ा दुख है कि मैंने मिले नहीं और मेरे बदनाम किया जाता है, और मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे, बच्चू कडू से हमारी बात होती रहती है। तो बच्चू कडू को लगा कि जब वो चुनाव भी, अच्छा बीजेपी वालों ने चुनाव भी हरवा दिया उनको बाद में, तो ये हाल हो गया। मतलब बीजेपी वालों ने हरवाया ऐसा वो भी कहते हैं, मतलब जो अंदर पॉलिटिक्स है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो खाली हो गए तो एकनाथ शिंदे ने उनके हाथ रखा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को विदर्भ में ऐसे लोग चाहिए। एकनाथ शिंदे ने उनको अपने पार्टी में लिया और एमएलसी बना दिया। लेकिन बच्चू कडू को बीच में एकनाथ शिंदे की सरकार में एक कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया, लेकिन सरकार में होते हुए भी वो सरकार विरोधी लगातार बोलते थे और आज भी सरकार विरोधी बोलते हैं। वो एकनाथ शिंदे को बहुत ग्रेट नेता मानते हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है देश के लिए, ये भी बोलते हैं। तो बच्चू कडू अभी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई, कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। लेकिन वो किसानों का आंदोलन के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं इसलिए मिलने गया था कि भाई तुमने कहा कि मैं किसान के आंदोलन में भी समर्थन दूंगा, तो तू हमको दे दे, और ये देश मतलब किसानों के साथ कुछ नहीं हो रहा है अच्छा, ये यदि सरकार को आईना दिखाना हो तो आपका स्वागत है, ये बोलने में गया था। इन दोनों ने कहा। एक प्रवीण दरेकर है, ये मुंबई, मतलब प्रवीण दरेकर जो नेता है, ये भी लगातार, इनके भी गले में बावासीर है, ये भी लगातार जहां भी जगह हो कूदते रहते हैं। इन्हें कहा कि अरे वो बच्चू कडू इसलिए मिलने गया था कि बच्चू कडू को पब्लिसिटी चाहिए थी, इसलिए दीप्ति को मिलने गया। लेकिन अब बावनकुळे जो कहते हैं, तो मान लीजिए वो अमित शाह कहते हैं। बावनकुळे आजकल बिल्कुल इन डार्क हॉर्स है, मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में। हाँ हाँ वो भले ही नागपुर में लगता होगा कि वो देवेंद्र फडणवीस के साथ है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं सीधे गृह मंत्री से, देश के। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लगता है वो मेरे साथ है, लेकिन ओरिजिनल वो, यदि किसी का अभी विश्वास पात्रों में से कोई है महाराष्ट्र में, तो बावनकुळे है। तो बावनकुळे ने ये शब्द यदि बोले तो फिर ये सीधे दिल्ली से आए हैं, मान लीजिए। बावनकुळे क्या है, उन्होंने उधर से सुना, बोला गया वो बोल दिया उन्होंने। अब लेकिन बावनकुळे ने कुछ नहीं कहा कि ये पार्टी ऐसी है, वो है, वो है, वो है। उन्होंने कहा कि जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये बावनकुळे के लिए सवाल है, अब वो बेचारे दिल्ली के कहने पे तो बोल गए, उनके लिए सवाल है, या प्रवीण दरेकर के लिए सवाल है, संजय सिरसाट और कल बच्चू कडू ने यदि उनको ये पूछ लिया कि अरे भाई हम उनके माँ बाप को मिलने गए तो आप हमको तकलीफ दे, हमको कह रहे हो कि आपने महायुति के खिलाफ काम किया। आपकी पार्टी तो जाके वहां एग्रीमेंट कराई उनसे, दीपके से। दीपके के कहने से आपने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया। मतलब आप जो भी करो तो सदाचार, हम कुछ करें तो व्यभिचार, आपने किया तो रासलीला, हमने किया तो कैरेक्टर ढीला। इसका क्या जवाब होगा? बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल। ये मैं संजय सिरसाट भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, महाराष्ट्र में काफी, क्योंकि मराठी हूँ, और जरा कई बार तो संजय और मैं एक मंच पे थे पत्रकार संघ के, इसी संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर। और जब उन्होंने पत्रकारों को बोला कि भाई पत्रकार, मैंने बंगला क्या बना लिया, तो पत्रकार मेरे बंगले पे बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक नहीं है, थोड़ा आपको मीडिया को ध्यान रखना चाहिए। इतने साल मंत्री हूँ और एक बंगला बनाया तो क्या हुआ? तो फिर उसके बाद जो मैंने बोला, तो फिर मैंने भी उनको आईना दिखाया कि मीडिया को गाली मत दो। जब आप अफिडेविट भरते हो तब उसमें कुछ पैसे नहीं होते हो, एकाएक कैसे पैसे आ जाते हैं यार आपके पास? बंगले पे तो सवाल उठेंगे, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के सेवक हो, बार बार बोलते हो बहुत सारा। लेकिन उसके बाद भी वो बुरा नहीं मानते, वो मेरे अच्छे मित्रों में से है, वो भी जानते हैं, बच्चू कडू भी जानते हैं, और ये जो है तुम्हारे बावनकुळे, वो भी, उनसे भी मेरे अच्छे संबंध है। लेकिन सवाल ये है कि संबंध अपने जगह पे, सवाल अपनी जगह पे। बावनकुळे किसी को इतना बता दिए कि एकनाथ शिंदे यदि इन पे एक्शन ले, एकनाथ शिंदे संजय सिरसाट और बच्चू कडू पे बिल्कुल एक्शन लेंगे जिस दिन जेपी नड्डा पे एक्शन मोदी जी लेंगे। वो मोदी नहीं भेजा था, मोदी पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैंने वही तो कहा। बावनकुळे संघ और बीजेपी का जो मैंने कहा ना कि उत्कृष्ट उदाहरण वहां मिलते हैं हिपोक्रेसी के, वो एग्जैक्ट बहुत बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं ये खत्म कर दूंगा, परफेक्ट एग्जाम्पल।
बावनकुले बताते हैं कि गडकरी के चेले हैं, दिखाते हैं कि फडणवीस के चेले हैं, और करते हैं अमित शाह वाली। मैं ये रिकॉर्ड पे कहता हूँ, बावनकुले में, बावनकुले को लाया कौन राजनीति में? बावनकुले करते क्या थे? नागपुर के पास एक सबर एरिया है, वहां से लेके ऑटो चलाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ऑटो। वहां यूनियन के, ऑटो यूनियन के नेता बने। गडकरी, तब बीजेपी स्ट्रगल करके ऊपर आ रही थी, गडकरी को लगा ये यूनियन नेता है, गडकरी जी ने हाथ रखा, ये प्रोडक्ट है गडकरी के, वही कर रहा हूं। ठीक है। फिर ये गडकरी के है, इसलिए इनका टिकट कटा विधानसभा में। फिर इनको समझ में आ गया कि गडकरी के साथ रहते हुए पॉलिटिकल करियर नहीं बन सकता। ये तुरंत घुस गए देवेंद्र फडणवीस के पास। देवेंद्र फडणवीस ने इनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। बावनकुले अध्यक्ष बने, फिर चुनाव लड़े, अब रेवेन्यू मिनिस्टर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये समझ नहीं पाए कि जो आदमी अपने को राजनीति में लाने वाले नितिन गडकरी को छोड़ सकता है, वो तो मुझे भी छोड़ सकता है। बावनकुले ने धीरे से अपने दिल्ली में अपने कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग किए, और अभी वो मतलब अमित शाह जी के यहाँ उनका वजन, पॉलिटिकल वेटेज ये देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा है। मैं बता दूं आपको, आज यही भाजपा और संघ का चरित्र है। और महाराष्ट्र की राजनीति की हम लोग बात करते हैं तो हमेशा ही लगता है महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग, मुझे मैं जो लगता है बोल रहे थे कि अपने बच्चों को हमें संस्कार देने होंगे, हमें उनके ओठों पे कौन से गीत है ये भी देखना होगा। तो अतुल जी, आप कुछ मत करिए, ये बाकी बच्चों को बाद में बताइए। बावनकुले बच्चों को, बावनकुले के बेटे को गाड़ी कैसी चलानी है ये बता दीजिए। ऑडी चलाते हुए उसने कैसे लोगों को उड़ा दिया था रास्ते में। नहीं, ये ऑडी और टेम्पो, महाराष्ट्र की राजनीति इससे अलग है ही नहीं है। टेम्पो से उतरती है, ऑडी में बैठ जाती है, ऑडी से उतर के टेम्पो में बैठ जाती है। देखा, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र, अपने उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, इनकी टेम्पो से शुरू हो गई थी। अविनाश भोसले इस देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर अविनाश भोसले, हजारों लाखों करोड़ के काम। नहीं, वहां टेम्पो खोजो आप, 8-8 घंटे शिफ्ट में हम दोनों चलाएंगे। टेम्पो खोज लो आप महाराष्ट्र में, 8-8 घंटे हम लोग चलाएंगे। टेम्पो चला लू शायद, जैसी महाराष्ट्र की राजनीति टेम्पो के वहीं से रास्ता निकलता है। गुजरात में चाय बेच के निकलता है, हर जगह अलग अलग रास्ते हैं। नहीं, हम तो मराठी लोगों को कहते हैं, पता नहीं कैसे हम टेम्पो चलाने वाले सोचते हैं कि ये प्रदेश चलाएगा, टेम्पो चला रहा है, बढ़िया प्रदेश बढ़िया चला लेगा, क्या है खेल। चलिए इजाजत दीजिए और फिर आते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम फिर लंबा हो गया, रोज मैसेज आते हैं, फिर लंबा हो गया, लेकिन क्या करें भैया, कंटेंट ही कंटेंट था। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।